दोस्तों गगन मेरा नाम है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां पर आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका, जो कि 2011 में आई थी। तो अपने श्रवण यंत्रों को मेरे बुखार बिंदु पर केंद्रित रखें, क्योंकि हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप सबसे पहले वाले वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं। देख रहे दोस्तों, सूरज उग रहा है, बिल्कुल ही ठंडा क्लाइमेट है। एक जहाज देख रहे होगे आप, बर्फ के नीचे दबा हुआ है। ये यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसका पता लगाने के लिए एक रिसर्च टीम लेजर से बर्फ को ड्रिल करती है भैया, एक होल करती है गोल गोल, और इस प्लेन के अंदर जाया जाता है। इसके अंदर जाने में बहुत ही मुश्किल हो रही होती है दोस्तों। टीम मेंबर को एक चीज दिखाई देती है दोस्तों, जो कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह लग रही होती है कुछ, क्योंकि उस पर भी एक रेड, ब्लू और व्हाइट स्टार बना हुआ था भैया। इनको कंफर्म हो जाता है कि ये शील्ड तो कैप्टन अमेरिका की है, लेकिन ये आई कहां से यहाँ पर? क्या इस प्लेन में वो भी था? बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में उठते हैं दोस्तों। अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट की तरफ दोस्तों, जहां पे हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहां पर जर्मन सोल्जर्स हुआ करते थे दोस्तों। वो अपने लीडर के कहने पर एक एंशिएंट और मिस्टीरियस चीज को ढूंढ रहे होते हैं। जब कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाता, तो मिलिट्री का जो कमांडर होता है वो खुद ही एक पादरी से मिलने जाता है। वहां पर उसको एक क्रिस्टलाइन क्यूब मिलता है, जिसे उठाते हुए वो जान लेता है ये तो असली नहीं है। वो प्रीस्ट से पूछता है कि वो है क्या जिसकी मुझे तलाश है। तो प्रीस्ट जब उसे कोई जवाब नहीं देता है, क्रिस्टलाइन क्यूब के बारे में नहीं बताता है, तो लीडर वो क्यूब तोड़ देता है और उससे दोबारा पूछता है मुझे बताओ वो क्या है। प्रीस्ट उससे कहता है कि नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम एक भगवान नहीं हो। उस चीज को सिर्फ भगवान ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसी में इतनी ज्यादा ताकत होती है। जब पादरी उसे कुछ नहीं बताता, तो वो खुद ही इधर उधर नजर दौड़ाने लगता है। उसे एक दीवार कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस लगती है। उसमें एक बटन भी लगा होता है दोस्तों। वो उसको प्रेस कर देता है तो उसमें से एक बॉक्स बाहर आता है। तो यहाँ है क्रिस्टलाइन क्यूब, जिससे लाइट निकलने लगती है दोस्तों। अब यहाँ भी सीन चेंज हो जाता है। पिछले वाक्य को पूरा 1 साल हो चुका है दोस्तों। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे लड़कों को देखते हैं जो कि एक ही एज के होते हैं। वहां पर एक लड़का और भी होता है जिसका नाम स्टीव होता है। ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर है दोस्तों, मतलब स्टीव ही है अपने ये लल्लू पंजू से, छुटके मुटके से, कैप्टन अमेरिका, कप्तान अमेरिका। अब स्टीव का भैया जो सपना था वो आर्मी में जाने का था, फौज में बत्ती आएंगे हम, लेकिन फिजिकल डिफेक्ट थे उसको भैया, इसकी वजह से उसको सेलेक्ट नहीं किया गया था। अब स्टीव एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम बकी बांस होता है। स्टीव उसे बताता है कि मैं आर्मी में जाना चाहता था भैया, लेकिन कभी ऐसा हो ही नहीं पाया कि मैं सिलेक्ट हो पाऊं, रिक्रूट ही नहीं हो पाया, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो बांस उसे बताता है कि भैया आज रात को तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे भैया। एक ऐसा फेस्टिवल दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें फ्यूचर की हर चीज देखने को मिलेगी। अब वो लोग वहाँ रात को जाते हैं और एंजॉय करते हैं। वहीं पर उनको एक मिस्टीरियस आदमी दिखता है, लेकिन वो लोग अपना फन कंटिन्यू रखते हैं भैया। यहाँ आर्मी ग्रुप की पिक्चर में खुद को देखते हुए स्टीव बांस से कहता है, क्या कभी मैं आर्मी में जा सकूंगा? मेरे अंदर अपनी कंट्री के लिए बहुत एंथुसियाज्म है। मुझे यकीन है कि इतना पैशन, इतना एंथुसियाज्म किसी में है ही नहीं। बांस उससे कहता है कि तुम बीमार हो स्टीव। अब इनकी बातें वहाँ पे एक चश्मे वाला डॉक्टर सुन लेता है। फिर उसी वक्त स्टीव को पता चलता है कि फ्यूचर के लिए आर्मी सिलेक्शन हो रहा है, और फौरन जाकर वो वहां पर फॉर्म जमा कराता है। लेकिन वहां पर जो आदमी होता है वो उसे रिजेक्ट कर देता है कि तुम्हारे फॉर्म से पता चला है कि तुम बार बार रिजेक्ट हुए हो, जरूर कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन तभी वहां पर एक डॉक्टर आते हैं जिन्होंने उनकी बातें सुनी थी। तो डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी थे दोस्तों। वो स्टीव का इंटरव्यू लेते और उसके फॉर्म पर 1A लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका। इसके बारे में स्टीव खुद भी गेस नहीं कर पाता भैया। अब सीन शिफ्ट होता है एक आर्मी यूनिट में, जहाँ के कमांडर को दिखाया जाता है, एक मेल कमांडर और एक गर्ल एजेंट, पैगी कार्टर उसका नाम होता है। वहां के कमांडर साइंटिस्ट से पूछते हैं कि आप जानते हैं आर्मी को बहुत सारे ऑपरेशन और टास्क दिए जाते हैं, मैं कैसे मान लूं कि स्टीव बढ़िया सिलेक्शन है? तो साइंटिस्ट यानी कि भाई सेम डॉक्टर वहां पर एक बॉम्ब फेंकते हैं, जिसको देख के सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाते हैं। जबकि स्टीव उसी बॉम्ब के ऊपर लेट जाता है ताकि वो अपनी जान पर खेल कर भागे, सबको बचा ले। ये देख के सब लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और आर्मी कमांडर स्टीव को रखने के लिए मान जाता है भैया, आप बोले ही क्या। दूसरी तरफ हमें एक आदमी रेड स्कल को दिखाया जाता है। वो अपने साइंटिस्ट के साथ मिलकर क्रिस्टलाइन क्यूब की पावर को टेस्ट कर रहा था और उसको यूज करके ऐसी एनर्जी निकालने की कोशिश करता है जो किसी भी एयरक्राफ्ट को 5-6 दिन तक लगातार उड़ा सके। उसके लिए किसी फ्यूल की जरूरत ना पड़े, हर वॉर में भी उन्हें एनर्जी दे सके ताकि वो जीत जाए। आखिरकार कई दिन की मेहनत के बाद वो एक स्कल का साइंटिस्ट वो मशीन बना ही लेता है जो क्रिस्टलाइन क्यूब से एनर्जी लेगा और वो फिर उसे एक वेपन की तरह यूज करेगा। उधर दूसरी तरफ पैगी कार्टर नाम की जो लड़की होती है ना, वो स्टीव को एक सिटी में लेकर जाती है, उसी सिटी में जहां से स्टीव आया था, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही मार्वलस मशीन थी उसी डॉक्टर की।
जो कि किसी भी इंसान की ताकत को बढ़ा सकती है और ये आर्मी पर्पस के लिए बनाई गई थी। इस मशीन का जो इन्वेंटर था ना, वो वही आदमी था जिसको हमने फेस्टिवल में देखा था दोस्तों। जब इसमें यूज होने वाला लिक्विड डॉक्टर यानी उसी साइंटिस्ट ने बनाया था, तो उनका भी नाम इसके क्रिएटर्स में आ गया और इसके मेंटेनेंस का भी ख्याल वही रखा करते थे दोस्तों। अब इसी मशीन में भेजने के लिए स्टीव को यहाँ पर लाया गया था। अब स्टीव को इस मशीन में भेजा जाता है और उसे ऑन करके उसके मीटर्स को हाई लेवल पर सेट किया जाता है। मशीन हिलने लग जाती है, वाइब्रेट करने लग जाती है, उससे वीटा रेज बाहर आने लग जाती हैं दोस्तों। अंदर से स्टीव बहुत चिल्ला रहा होता है जैसे कि उसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, जबकि अभी मशीन सिर्फ 70% रेज ही निकाल पाई थी। मशीन में से स्पार्कलिंग होने लग जाती है और स्टीव की चीखें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। उस मशीन को रोकने का फैसला लिया जाता है भैया, लेकिन स्टीव कहता है कि नहीं मत रोको, मेरे पास करेज है, मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा। फिर वीटा रेस को भैया 100% पर बढ़ा दिया जाता है। अब वॉल्यूम ऑफ रेस को 100% तक बढ़ा दिया जाता है और अब जब मशीन खुलती है तो सब स्टीव को देख के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी बनी हुई होती है भैया, बहुत ही मस्कुलर और बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तभी वहां पर एक स्पाई आता है और डॉक्टर को गोली मार के वो सीरम ले जाता है, जिससे स्टीव भी स्ट्रॉन्ग हुआ था, यानी वही फ्लूइड जो उस मशीन में यूज होता है। डॉक्टर काफी जख्मी हो जाता है। स्टीव उनके पास आता है और कहता है कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा और मैं इस सीरम को भी वापस लेकर आऊंगा। और स्टीव उस जासूस के पीछे भागने लग जाता है, लेकिन वो स्पाई एक गाड़ी में जा रहा होता है और काफी ज्यादा स्पीड से स्टीव, जो कि अब फाइनली कैप्टन अमेरिका बन चुका था दोस्तों, उसका तेज से पीछा करने लग जाता है। वो अपनी गाड़ी को अलग अलग गलियों में से निकालने की कोशिश करता है ताकि वो बच जाए, लेकिन कैप्टन अमेरिका भी कुछ कम नहीं था दोस्तों। कैप्टन अमेरिका भी जंप लगाकर उसके पीछे जाता है, लेकिन वो स्पाई पानी में चला जाता है और अपनी मोटरशिप में वहां से भागने लगता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन तब तक उसने सल्फास खा लिया था, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाता, तुरंत ही मर जाता है। स्टीव जब वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर की डेथ हो चुकी है, और क्योंकि सीरम तो चला ही गया था जिसे उस स्पाई ने चोरी कर लिया था और नष्ट कर दिया था, तो यूएस मिलिट्री अब और सुपर सोल्जर्स को नहीं बना सकती है। तो ये फैसला लेते हैं कि स्टीव ही अब कैप्टन अमेरिका बनेगा भैया और सब सोल्जर्स को लीड करेगा, क्योंकि यही एक था जो कि सब सोल्जर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब एक दिन एक मीटिंग में कैप्टन अमेरिका को यह पता चलता है कि उसका दोस्त यानी बकी बार्न्स रेड स्कल की कस्टडी में है, क्योंकि उसने रेड स्कल और उसकी टीम के खिलाफ एक कैंपेन चलाई थी जिसमें वो खुद भी बेचारा पकड़ा गया। कैप्टन अमेरिका तैयारियां करने लगता है कि वो अपने दोस्त बकी बार्न्स और उसके साथियों को बचाने जाएगा। जैसे वो उस जगह पर एंटर होता है तो वहां फायरिंग शुरू हो जाती है दोस्तों, लेकिन जैसे तैसे करके कैप्टन अमेरिका वहां जाने के लिए मैनेज कर ही लेता है। अंदर जाकर वो देखता है कि बकी को एक स्ट्रेचर के साथ बांधा गया है। वो काफी घबराया हुआ होता है और वो शायद अपने सेंसेस भी खो चुका था, लेकिन कैप्टन अमेरिका जैसे ही उसे रिलीज करता है तो बार्न्स कैप्टन अमेरिका को देख के उसकी बाँछें खिल जाती है। कैप्टन अमेरिका उससे कहता है तुम ठीक तो हो ना? बार्न्स उसकी बॉडी पर हाथ लगा के कहता है कि अबे तुम तो यार बड़े स्ट्रॉन्ग बन गए, मस्कुलर बन गए, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और वो जैसे ही वहां से निकलने लगते हैं वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। सब टाइमर्स चलने लगते हैं और बाहर लोगों में और टैंक्स में भी फायरिंग हो रही होती है दोस्तों। इधर जब कैप्टन अमेरिका और बार्न्स एक ब्रिज पर पहुंचते हैं तो सामने ही रेड स्कल भी खड़ा होता है। रेड स्कल कैप्टन अमेरिका की तरफ उसे मारने वाला होता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव अपनी शील्ड आगे कर देता है, जिससे रेड स्कल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना मास्क उतार कर नीचे आग में फेंक देता है, जिससे उसका रेड फेस साफ नजर आने लगता है। इसी के साथ रेड स्कल उस ब्रिज को अलग अलग कर देता है ताकि कैप्टन अमेरिका और बार्न्स आगे ना आ सके, और फिर वो अपने साइंटिस्ट को लेकर वहां से भाग जाता है। अब कैप्टन अमेरिका और बार्न्स अपने साथियों को बचाकर वापस अपनी यूनिट में ले आता है, जिसे देखकर कमांडर और बाकी सारे लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। कैप्टन अमेरिका को बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। इसी खुशी में एक पार्टी भी रखी जाती है, जिस पार्टी में कैप्टन अमेरिका वहां के सब सोल्जर्स को बताता है कि जब मैं बार्न्स को बचाने गया था तो उस जगह पर जहां पर बार्न्स को कैद करके रखा गया था, मैंने एक मैप देखा था जिस पर रेड स्कल ने कुछ कंट्री के फ्लैग्स बनाए हुए थे। इसका ये मतलब है कि वो हमारे बाद इन कंट्रीज पर अटैक करेगा, तो हमें इसके लिए ध्यान से रहना होगा और क्यों ना हम उन कंट्रीज को जाकर बचाएं। इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी और लोग हम पर विश्वास करने लगेंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कैप्टन अमेरिका के साथ ही तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए, अपने हथियार भी रेडी करने लग जाते हैं। वहां पर कैप्टन अमेरिका को एक नई शील्ड दी जाती है। अब कैप्टन अमेरिका अपने साथियों को लेकर अब एक ट्रेन की तरफ पहुंचता है, जिसमें उस
रेड स्कल वाला साइंटिस्ट भी था। वो लोग उसे पकड़ने यहाँ पर आए थे। कैप्टन अमेरिका अपनी पूरी टीम को उस ट्रेन के अंदर भेज देता है। उसके सारे साथी वहीं पर होते हैं और यहीं पर ही एक रस्सी की मदद से बांस उस ट्रेन पर चढ़ रहा होता है। तो ट्रेन एक खतरनाक जगह से गुजर रही होती है और बांस नीचे गिर जाता है। अब रेड स्कल का साइंटिस्ट इनके कब्जे में होता है। कमांडर जब उससे पूछताछ करने लगता है तो उन्हें पता चलता है कि वाकई रेड स्कल ने उन कंट्रीज की तबाही करने का सोच रखा है जिसका डेटा उनके कैंप में भी है। तो कैप्टन अमेरिका देरी ना करते हुए अपने साथियों से कहता है कि हम वहां पर बाइक्स पर जाएंगे और वो जंगलों से होते हुए सुनसान इलाकों से होते हुए बाइक्स पर उन्हें मजे से उनके बेस पर जाने लगता है। बहुत एफर्ट्स के बाद कैप्टन अमेरिका और उसके साथी उस बेस तक पहुंच जाते हैं जहां पर रेड स्कल को इनके आने की खबर पहले से ही हो चुकी थी। उसने अपना प्लेन रेडी कर लिया होता है और वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसको ऐसे कैसे जाने दे सकता था। तो वो भी एक गाड़ी लेता है और अपने साथियों के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उस कार में वो कमांडर और पैकी कार्टर भी होते हैं। कैप्टन अमेरिका इतनी तेज गाड़ी चलाता है कि उस प्लेन तक पहुंच ही जाता है। कैप्टन अमेरिका चुपके से उसके प्लेन के अंदर जाता है, उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी रेड स्कल पीछे से आकर उस पर वार कर देता है। उसके हाथ में एक लेजर गन भी होती है जिससे उसे शूट करने लगता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अटेंटिव था। वो अपनी शील्ड से उस लेजर के बाहर को रोकता रहता है। अभी रेड स्कल आगे आता है और उसे टांगों से पकड़कर नीचे गिराता है। कैप्टन अमेरिका भी ऐसा ही करता है। वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। रेड स्कल भी कुछ कम नहीं था और वो भी दोनों इक्वली अटैक कर रहा था। कैप्टन अमेरिका उसे उठाकर उसकी मशीनरी पर फेंक देता है जिससे जहाज का सारा ही सिस्टम खराब होने लगता है और वो नीचे की तरफ जाने लगता है। अब रेड स्कल कैप्टन अमेरिका को धकेलते हुए यानी उसे पुश करते हुए रेंगता हुआ कंट्रोलिंग सिस्टम तक जाता है और वहां पर ऑटो पायलट का बटन दबा देता है और जहाज फिर से उड़ने लगता है। फिर से कैप्टन अमेरिका की तरफ अपनी लेजर गन के साथ आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन कैप्टन अमेरिका गुलाटियां मारते हुए अपनी शील्ड उठाते हुए अपनी जान बचा लेता है। लेकिन इसी दौरान वो कॉस्मिक क्यूब भी हिल जाता है और नीचे गिरने वाला होता है कि तभी रेड स्कल उसे उठा लेता है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि वहां पर स्पार्कलिंग होने लग जाती है जो कि रेड स्कल की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेड स्कल इसी के साथ ही गायब हो जाता है। शायद उसकी एनर्जी को वाकई बर्दाश्त नहीं कर सका था और कॉस्मिक क्यूब जब प्लेन के नीचे गिरता है तो वहां की रॉड्स को पिघलाता हुआ प्लेन से नीचे गिर जाता है। अब कैप्टन अमेरिका वहां के कंट्रोलिंग सिस्टम पर आता है जहां पर उसे पता चलता है कि रेड स्कल इसी प्लेन के जरिए ही बाकी कंट्रीज पर अटैक करने वाला था, क्योंकि उसमें बॉम्ब भी पड़े हुए थे और मिसाइल्स भी थी। कैप्टन अमेरिका सोचता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा है। अगर टाइम खत्म हो गया तो प्लेन अपने आप उस जगह पर मिसाइल छोड़ने लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंट्री तबाह हो जाए या कोई भी जगह तबाह हो जाए। इसलिए वो अपनी जान सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लेता है ताकि वह पूरे प्लेन को क्रैश कर दे उस एरिया में जहां पर बर्फ ही बर्फ हो और ब्लास्ट हो तो सिर्फ उसी जगह तक हो और किसी पॉपुलेशन को या किसी भी इंसान को कोई भी नुकसान न पहुंचे। तो वो साथ ही पैगी कार्टर को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि पैगी मैं अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ। यहाँ पर पैगी काफी उदास हो जाती है। शायद वो उसे पसंद करने लग गई थी दोस्तों, और ना भी पसंद करती हो तो ये सीन ही इतना इमोशनल था दोस्तों। और फाइनली कैप्टन अमेरिका आर्कटिक के उस इलाके में प्लेन क्रैश कर देता है। तो अभी तो हमने मूवी की शुरुआत में दोस्तों जो देखा था ना, एक रिसर्च टीम को बर्फ के अंदर ये प्लेन कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिली थी जो कि इसी सीन से कनेक्टेड थी दोस्तों। तभी उस मशीन के क्रिएटर को दिखाया जाता है, उनको पानी से वो क्रिस्टलाइन क्यूब मिल जाता है। वो कहते हैं अगर क्रिस्टलाइन क्यूब मिल सकता है तो कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं मिल सकता। जल्दी वो रिसर्च टीम कैप्टन अमेरिका को भी ढूंढ लेती है, उसे होश में लाया जाता है। अब 70 साल गुजर चुके थे दोस्तों। कैप्टन अमेरिका होश में आने के बाद बिल्कुल ठीक ठाक था, क्योंकि उसमें सीरम की पावर्स जो थी उसको जिस रूम में रखा जाता है, रूम का सारा सेटअप भी पुराना होता है, इवन उसके बाद रेडियो भी पड़ा होता है, ताकि कैप्टन अमेरिका को कुछ भी अजीब ना लगे कि वो अचानक फ्यूचर में कैसे आ गया। लेकिन रेडियो पर जिस मैच की कमेंट्री चल रही होती है, कैप्टन अमेरिका कहता है इस मैच में तो मैं खुद बैठा हुआ था, तो इसकी कमेंट्री लाइव कैसे चल रही है। वो भागकर बाहर जाता है, तभी उसे एक आदमी मिलता है कि अरे तुम बाहर आ गए, हमने सोचा था हम तुम्हें धीरे धीरे बताएंगे ताकि तुम घबराओ नहीं, तो चलो तुमने पता लगा ही लिया है, इसको समझ भी जाना। मुझे अच्छा लगा कि तुम इतने ज्यादा समझदार हो। इसी के साथ दोस्तों यानी कैप्टन अमेरिका के पहले पार्ट का अंत हो जाता है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन रोमांचक लगी ना? अगर लगी हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दें, अगर नहीं लगी तो ईमानदारी से डिसलाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम अच्छे वीडियोस बनाते हैं तो। मेरी आवाज में और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।